एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एक यंग कपल से जो पब्लिक बाथरूम में छुपकर सेक्स करने जा रहे होते हैं। जैसे ही वे स्टॉल की तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें एक हॉरिफाइंग कॉर्प्स मिलती है। सीन तुरंत शिफ्ट होता है एक रिलीजियस ग्रुप हेवन ऑफ ट्रस्ट पर। ट्रिगर KNS का वो न्यूज प्रोग्राम जो सोसाइटी के सच को अनकवर करता है कि मेंबर्स कंपाउंड के गेट पर कैमरास लेकर खड़े होते हैं। दूसरी तरफ एक पास्टर उन्हें गन पॉइंट पर रोकता है और कहता है कि वे चले जाएं। ओह, सोर्योंग, ट्रिगर की टीम लीडर, पास्टर पर अक्यूज करती हैं कि उसने एक डिसेबल लड़के को अपने पास लिया और उसके बॉडी में एक ड्रग हेलोवीन इंजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से लड़का मर गया। पुलिस ने इसे एक्सीडेंट बताया और हेवन ऑफ ट्रस्ट ने लड़के के बॉडी का क्रीमेशन कर दिया ताकि ऑटोप्सी ना हो। टीम के एक कॉलीग सांगमोक को पैनिक अटैक आता है और हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ वह सोर्योंग से कहता है कि वह टायर्ड है, इतनी डेंजरस और ओवरवर्किंग सिचुएशन से इनर डिजाइन करने जा रहा है। दूसरे कॉलीग गिहो सोर्योंग को बताता है कि इंटरनेट पर एक एनोनिमस आर्टिकल वायरल हो रहा है। इस आर्टिकल को ट्रिगर ने लिखा है और यह क्लेम करता है कि ट्रिगर टीम का एक मेंबर एडल्ट्रेस अफेयर में है। गिहो कहता है कि पब्लिक को लगता है कि वह सांगमोक है। सोर्योंग ऑफिस जाती हैं और अपने बॉस पार्क डे यंग से बात करती हैं हेवन ऑफ ट्रस्ट के केस के बारे में। बॉस उन्हें बताता है कि टीम में एक न्यू हायर आने वाला है। हांदो यह पहले सोप ओपरा डिपार्टमेंट में मिस्टर जैंग के अंडर काम करता था, जिसे सोर्योंग पसंद नहीं करती। हांदो एक शैबिली ड्रेस्ड आदमी ऑफिस पहुंचता है। उसने ट्रांसफर अप्लाई किया था शो एनिमल पैराडाइज के लिए, लेकिन वह ट्रिगर में आ जाता है। सोर्योंग शॉक होती हैं जब वह देखते हैं कि उनका नया ऑफिस बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन वह गिव अप नहीं करती। गिहो और उसके कॉलीग हेवन ऑफ ट्रस्ट का स्टेक आउट करते हैं और देखते हैं कि टूर बसेस कंपाउंड के अंदर जा रहे हैं। यह सोर्योंग को इन्फॉर्म करते हैं जो एक्शन में जंप कर जाती हैं और हांदो को हैंडकफ कर लेती हैं ताकि वह सिर्फ उनके साथ जाए। गेट से नहीं जा सकते, इसलिए वह पैरासेल करके कंपाउंड के अंदर एंटर करते हैं। मीनवाइल हांदो और सोर्योंग एक ग्रीन हाउस में पहुंचते हैं जहां रेड पॉपी फ्लावर्स हैं। बीच में एक ड्रग्ड अप आदमी चेन्ड है। सोर्योंग हांदो से कहती हैं कि वह आदमी के साथ रहे और इंश्योर करे कि वह सेफली बाहर निकले। वह उस आदमी को एक रेड फ्लावर देती हैं और कहती हैं कि इसे सेफ रखे। सोर्योंग कंपाउंड का और सर्च करती हैं और देखती हैं कि और लोग लॉक्ड हैं, लेकिन हांदो एग्जिट ढूंढने निकल पड़ता है और वहाँ एक फीमेल पेशेंट उस पर अटैक कर देती है। सोर्योंग एक हॉल में पहुँचती है जहाँ लोग प्रिजन लाइक क्लोथ्स पहने हुए हैं और पास्टर की वाइफ को बो कर रहे हैं। पास्टर की वाइफ गुस्से से उबल रही थी। उसने एक छोटी लड़की को बेरहमी से डांटना शुरू कर दिया क्योंकि काम करते करते उसकी आंख लग गई थी। यह वही काम था जिसमें क्रिप्टो रिग्स चलाकर हेवन ऑफ ट्रस्ट के लिए पैसे जुटाए जाते थे। कुछ ही पलों बाद उसने उस लड़की की मां पर हाथ उठा दिया और उसे पीटना शुरू कर दिया। पूरा माहौल भय और खौफ से भर गया। शॉक में सोर्योंग गिर पड़ती है और उसकी गिरावट सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। पास्टर की वाइफ उस पर टूट पड़ती है और बाकी रिलीजियस मेंबर्स भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ जाते हैं। सोर्योंग जान बचाकर भागती है और रास्ते में हांडो से मिल जाती है। दोनों मिलकर किसी तरह गेट तक पहुंचते हैं। बाहर गिहो और उसका पार्टनर इंतजार कर रहे होते हैं और सोर्योंग अपनी कैमरा उन्हें फेंक देती है। तभी पास्टर की वाइफ बंदूक तानकर सोर्योंग पर निशाना साधती है, लेकिन ठीक उसी पल पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस स्टेशन में हालात और जटिल हो जाते हैं। डिटेक्टिव सोर्योंग की बात पर यकीन नहीं करता, बल्कि वह यह तक मान लेता है कि पास्टर और उसकी वाइफ के प्रोसिक्यूटर से गहरे रिश्ते हैं। डिटेक्टिव को बिना पता चले सोर्योंग एक कैमरा पेन से उसकी बातों की रिकॉर्डिंग कर लेती है। तभी हांडो वहां आता है और सबको चौंकाते हुए सोर्योंग के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज करा देता है। जाते जाते वह कहता है कि उसके पास रेड फ्लावर नहीं है और घर लौटते समय कैब से वह फूल बाहर फेंक देता है। इसके बाद हांडो KNS के जनरल मैनेजर सन हुई वन से मिलता है। वह पूछता है कि उसे एनिमल डिपार्टमेंट में क्यों नहीं भेजा गया। साथ ही वह एक फ्लैश ड्राइव देता है जिसमें जैंग हाकुई के वर्बल और फिजिकल अब्यूज का सबूत होता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में सोर्योंग डिटेक्टिव को फिर से कन्विंस करती है। वह उसे भरोसा दिलाती है कि इस बार उसे वारंट जरूर मिलेगा। डिटेक्टिव मान जाता है और पास्टर तथा उसकी वाइफ को 48 घंटे के लिए होल्ड करने
करने का वादा करता है ताकि सोर्योंग अपनी एपिसोड एयर कर सके। ऑफिस में पूरी टीम एपिसोड तैयार करने में जुट जाती है। सोर्योंग भी वहाँ पहुँचती है और काम में लग जाती है। तभी हान डू अंदर आता है और माहौल ऑकवर्ड साइलेंस से भर जाता है। दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट छिड़ जाता है। सोर्योंग उसे सुनाती है, वह उसकी बात कभी नहीं मानता, जबकि हान डू उस पर आरोप लगाता है कि उसने सबकी जान खतरे में डाली और वह आउटडेटेड है। सोर्योंग जवाब देती है कि उसने खुद फ्लावर का सैंपल ले लिया था। हान डू तो सिर्फ बैकअप था। वह बहस को वहीं रोक देती है और कहती है एपिसोड खत्म करने के बाद इस पर बात होगी। कुछ देर बाद हान डू एक काउंसलर के पास अपॉइंटमेंट पर जाता है, लेकिन बिना कुछ बोले ही वहाँ से निकल आता है। काउंसलर की रजिस्टर से पता चलता है कि वह थेरेपी शुरू होने के बाद से हमेशा ऐसा ही करता है। आखिरकार ट्रिगर का नया एपिसोड एयर होता है और पुलिस पास्टर व उसकी वाइफ को अरेस्ट कर लेती है। सोर्योंग उन्हें ड्रोन फुटेज दिखाती है जिससे साबित होता है कि पॉपी लैब्स वाकई मौजूद हैं। इस बार उसने हान डू की आउटडेटेड वाली बात को भी सीरियसली लिया था। एपिसोड के बाद सोर्योंग अपनी कार में घर लौट रही होती है। तभी डॉक्टर ट्रिगर का नया पोस्ट आता है। वह कहता है कि ट्रिगर टीम ने एक निर्दोष इंसान को टारगेट किया और फिर एक नया वीडियो दिखाता है। उस वीडियो में एक औरत डायमंड रिंग पहने हुए एक आदमी के साथ सेक्स करती नजर आती है, लेकिन दोनों के चेहरे नहीं दिखते। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है एक ओल्ड ट्रैश कलेक्टर से, जो गलती से अपने बैग से गिरा देता है एक कैट का डिकैपिटेटेड हेड। पास में एक यंग फीमेल स्टूडेंट उसे रिकॉर्ड करती नजर आती है और जैसे ही गार्बेज कलेक्टर उसे देखता है सीन शिफ्ट हो जाता है। सीन फिर कू ह्योंगटे पर आता है, जो केनेस का प्रेसिडेंट है। वह प्रेस से कहता है कि वह एनोनिमस फेक न्यूज स्प्रेडर्स को अपना काम बिगाड़ने नहीं देंगे। हान दो ऑफिस पहुंचता है और ट्रिगर टीम के अन्य मेंबर से मिलवाया जाता है, सेओ जंग सो और यून ब्योंग गन। हान दो किसी से भी अच्छे से नहीं बनता और भी इरिटेट हो जाता है जब चीफ पार्क डे यंग उसके पिंकी फिंगर की नेल पर ब्लैक कलर दिखाकर रिमार्क करता है। दूसरी तरफ सोर्योंग मिलती है एक पॉपुलर सिंगर छा सुंगबुक के पिता से, जो 20 साल पहले डिसअपियर हो गया था। सोर्योंग बताती है कि उसने सिंगर की एक्स गर्लफ्रेंड ढूंढ ली है और यूएस में उससे मिलने जा रही हैं। वह ऑफिस लौटती हैं और पार्क डे यंग, कू ह्योंगटे और सन हुई वॉन के साथ मीटिंग करती हैं। ह्योंगटे अपसेट हैं क्योंकि हेवन ऑफ ट्रस्ट एपिसोड की वजह से उनका रेपुटेशन गिर गया है और वह कहते हैं कि ट्रिगर शो कैंसिल हो सकता है। जब सोर्योंग फाइट करती है, ह्योंगटे एक चैलेंज प्रपोज करता है। अगर वह पहले रियल डॉक्टर ट्रिगर ढूंढ लेते हैं तो शो कैंसिल होगा और अगर सोर्योंग ढूंढ लेती हैं तो शो कंटिन्यू रहेगा। सोर्योंग अग्री कर लेती हैं, लेकिन बाद में डे यंग से कहती हैं कि वह छा सुंगबुक के केस पर फोकस करेंगी। लिफ्ट में जाते समय हुई वॉन सोर्योंग से कहता है कि हान दो को प्रोड्यूसर की तरह एम्प्लॉय करें। वह सजेस्ट करता है कि गीहो को प्रमोट किया जाए क्योंकि उसने पिछले 3 साल मेहनत की है। जब वे ट्रिगर ऑफिस पहुंचते हैं, सोर्योंग हान दो को नेपो हायर कहती हैं और वह ट्रिगर शो को इंसल्ट करता है। सोर्योंग फिर गीहो को कहती हैं कि अपना पोर्टफोलियो भेजे और स्टोरी पिच करे। सोर्योंग ऑफिस छोड़ने लगती हैं जब पीछे से एक आदमी स्नीक करता है। वह उसे स्टेयरवेल तक खींचती हैं और पता चलता है कि वह उसका बॉयफ्रेंड है और वही है जिसने उसे रिंग दी थी। वह अभी भी जवाब का इंतजार कर रहा है। सोर्योंग उससे कहती है कि रिंग उसके फिंगर पर डाल दे। वह एक्सटैटिक होता है और उसे जल्दी गुड बाय कहता है और चला जाता है। दूसरी तरफ हान दो कन्वीनियंस स्टोर के बाहर एक कैट देखता है जिसके नेक में ट्वाइन लिपटा है। वह उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन स्टोर ओनर उसे नेबरहुड में कैट्स मारने वाला समझ लेता है। वह हान दो को पुलिस स्टेशन ले जाता है और हान दो को सोर्योंग को कॉल करके अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करनी पड़ती है। सोर्योंग एयरपोर्ट में होती है, लेकिन फिर भी हान दो को ट्रबल से बचाने पहुंचती है। वह हान दो को बताती है कि उसने देखा कि वह सनफ्लावर को स्मेल कर रहा था जो उसने उसे गिफ्ट दिया था और वह जानती है कि वह बाहर से प्रिकली है लेकिन अंदर से सॉफ्ट है। हान दो कहता है कि वह लोगों पर ट्रस्ट नहीं करता और चला जाता है। हान दो घर जाता है और चाइल्डहुड की एक टफ मेमोरी रिकॉल करता है। उसका पिता जो पुलिसमैन था, उसने बहुत यंग हान दो को स्टीलिंग करते पकड़ा और जानबूझकर उसके पिंकी फिंगर को इंजरी दी, पनिश करने के लिए।
अगले दिन हांदो क्राउड देखता है, भीड़ के बीच पहुंचता है और देखता है कि पिछली रात वाली बिल्ली मारी जा चुकी है। उसका शरीर बुरी तरह क्षत विक्षत पड़ा है। यह नजारा उसे गुस्से से भर देता है। काम पर पहुंचकर वह फ्यूरियसली कैट किलर के बारे में स्टोरी पिच ड्राफ्ट करता है। कोइंसिडेंटली गायहो ने भी वही पिच लिखी होती है और अक्यूज करता है कि हांदो ने कॉपी किया। जब वे सोर्योंग के सामने आर्ग्यू कर रहे होते हैं, वीवन आता है और कहता है कि हांदो को स्टोरी लीड करने दें। वह गिहो को इंसल्ट करता है क्योंकि वह लेसर नोन कॉलेज से ग्रेजुएट है। सोर्योंग कहती है कि उसने कभी हायर अप्स को अपने काम बताने नहीं दिया और हुईवन नाराज होकर चला जाता है। बाद में सोर्योंग गिहो को कंसोल करती है। वह यह भी बताती है कि वह यूएस नहीं गई क्योंकि उसके कॉन्टैक्ट ने कहा कि चो हीवोन सुंग वुक की एक्स गर्लफ्रेंड साउथ कोरिया में ही सोर्योंग से मिलेगी। हांदो वापस कन्वीनियंस स्टोर जाता है और कैशियर से कहता है कि अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिखे तो उसे बताए। वह नेबरहुड में रहता है जब एक यंग मेल स्टूडेंट आता है। वह कहता है कि उसकी फीमेल फ्रेंड ने ओल्ड गार्बेज कलेक्टर को डेड कैट्स जलाते वीडियो में पकड़ा और दिखाता है। स्टूडेंट हांदो को बताता है कि वह आदमी कहाँ रहता है और हांदो इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है। हांडू वहाँ पहुँचता है लेकिन उसका फोन गिरकर टूट जाता है। घर का दरवाजा खुला होता है और अंदर उसे कई बिल्लियाँ और उनके बच्चे मिलते हैं। तभी बूढ़ा आदमी लौट आता है। इसी दौरान पार्क टे यंग सोर्योंग को बताता है कि कू ह्योंग टे ने डॉक्टर ट्रिगर को पकड़ने के लिए एक टास्क फोर्स बना ली है। तभी गायहो घबराकर कहता है कि वह हांडू के फोन पर संपर्क नहीं कर पा रहा। उसे याद आता है कि उस लड़के ने हांडू को झूठा नंबर दिया था। पूरी टीम उसकी तलाश में निकल पड़ती है लेकिन हांडू सुरक्षित है। बूढ़ा आदमी बिल्कुल निर्दोष निकलता है। वह बताता है कि उसने सचमुच बिल्लियों की लाशें देखी थीं और उन्हें घर लाकर दफनाने या जलाने लगा था क्योंकि कानून तो उन्हें बस कूड़े के बैग में डाल देता। इसलिए उसने अंतिम संस्कार जैसा सम्मान देने का तरीका चुना। ओल्ड मैन हांदो को बताता है कि असली कल्प्रिट वही मेल स्टूडेंट है जिसने उससे बात की थी। वह स्टूडेंट महिला की विग पहनता है। उसने ओल्ड मैन को कन्फ्रंट किया और ब्लेड से अटैक करने की धमकी भी दी। उसी समय सोर्योंग और टीम ओल्ड मैन के घर की तरफ दौड़ते हैं। उन्होंने सीसीटीवीज को स्काउट किया था उसे ढूंढने के लिए। सोर्योंग हांदो को डांटती है और ऑर्डर्स देती है कि वह टीम के साथ ऑपरेट करे। दूसरी तरफ मेल स्टूडेंट विग पहनकर एक छोटे लड़के के पास जाता है और मदद मांगता है। काम पर वापस हांदो सुनता है कि मेंस टॉयलेट में एक आदमी रिकॉर्डिंग के बारे में बात कर रहा है। वह आदमी सोर्योंग का बॉयफ्रेंड निकलता है। जब हांदो वापस ट्रिगर ऑफिस लौटता है तभी हेवन ऑफ ट्रस्ट का एक अनुयायी खिड़की पर कुछ फेंकता है। कांच टूट जाता है और अगली ही क्षण स्मोक बॉम्ब अंदर आ गिरता है। हांडू उसे दूर फेंकने की कोशिश करता है लेकिन गलती से सोर्योंग को ही चोट पहुंचा बैठता है। एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछली बार का खेओस छूटा था। तभी टीम को एक और बड़ा झटका मिलता है। 7 साल का मासूम बच्चा मिंजन अचानक गायब हो गया है। बाहर खड़ी सोर्योंग अपनी नजरें उठाती है और देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड जिनवू केएनएस प्रेस मेंबर्स के साथ एक वैन में बैठकर कहीं जा रहा है। उधर डिटेक्टिव यू अपनी पुलिस टीम के साथ यंग स्टूडेंट सन जनयोंग के घर पहुंचता है। दरवाजे पर उसकी माँ पुलिस को रोकने की कोशिश करती है लेकिन हॉलवे में मिंजुन के जूते पड़े मिल जाते हैं। मजबूर होकर पुलिस जबरदस्ती अंदर घुस जाती है। जुनयोंग घर पर नहीं होता मगर उसके बेडरूम के कारपेट के नीचे खून के धब्बे दिखाई देते हैं। अब कहानी का रुख पुराने गार्बेज सेलर यून नामगी की ओर मुड़ता है। वह नींद से उठता है और सामने देखता है तो जुनयोंग उसे घूर रहा होता है। जुनयोंग के छोटे से ब्लैक बैग में नामगी को इंसान की आंखें दिखाई देती हैं। घबराकर नामगी एक चाकू उठा लेता है और दोनों के बीच खून जमा देने वाली टसल शुरू हो जाती है। डिटेक्टिव यू तुरंत सोर्योंग को कॉल करता है क्योंकि उसकी टीम इस केस को सबसे बेहतर समझती है। सोर्योंग, हांडू और गिहो तेजी से नामगी के घर पहुंचते हैं लेकिन वहां घर आग की लपटों में जल रहा होता है। फायर फाइटर्स अंदर से जनयोंग को निकालते हैं और उसे एम्बुलेंस में डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद नामगी भी मिलता है।
शरीर जला हुआ, सांसें बस टूटती सी हुई। ये दृश्य हांडू को अंदर तक हिला देता है। अचानक उसके दिमाग में बचपन की याद कौंधती है, खून से लथपथ उसकी छोटी उंगली। उसी पल वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर सोर्योंग और गीहो को बताता है कि हांडू खतरे से बाहर है, लेकिन नामगी की मौत हो चुकी है। सोर्योंग को यह भी पता चलता है कि पुलिस के पास जुनयोंग को हिरासत में लेने के लिए पुख्ता सबूत नहीं है। तभी जिनवू उससे मिलता है और केस की जानकारी मांगता है, मगर सोर्योंग साफ कह देती है कि भले ही वे दोनों एक ही कंपनी में काम करते हों, वह नियम तोड़कर कोई जानकारी साझा नहीं कर सकती। इसी बीच हांडू को होश आता है। अस्पताल का स्टाफ केस की बातें कर रहा होता है। एक नर्स उसकी मदद करती है और वह वीआईपी रूम तक पहुंच जाता है, जहां जुनयोंग भर्ती है। हांडू उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। जुनयोंग उससे उसका फोन बंद करने को कहता है और फिर बेहयाई से अपने अपराधों पर शेखरी बघाड़ता है। वह कहता है कि उसे 100 लोगों को मारना है और वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा। हांडू अचानक हंस पड़ता है। वह बताता है कि उसने दरवाजे के हैंडल के नीचे एक हिडन कैमरा लगाया था और पूरी बातचीत रिकॉर्ड हो चुकी है। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल जाता है। ठीक उसी वक्त जब गार्ड्स वापस आते हैं, एक डिटेक्टिव उसके पीछे आता है और बस इतना वादा लेता है कि ट्रिगर इस कहानी को जरूर कवर करेगा। सोर्योंग दूसरी ओर नामगी के घर पहुंचती है। उसने पहले ही वहां एक हिडन कैमरा लगाया था और अब उसे लेने आई है, लेकिन आग ने उसे पूरी तरह डैमेज कर दिया है। डिटेक्टिव यू भी वहां पहुंचता है और दोनों मिलकर तय करते हैं कि किसी एक स्पेशलिस्ट से फुटेज रिकवर कराया जाए। हॉस्पिटल के बाहर जन योंग के वकील मीडिया के सामने उसका बचाव करते हैं। हांडू उनसे भिड़ जाता है और माहौल बिगड़ जाता है। सोर्योंग वहां पहुंचकर उसे डांटती है और कहती है कि अपने काम पर ध्यान दे। जब हांडू उससे रीअश्योरेंस चाहता है तो सोर्योंग गहरी नजर से देखकर कहती है, होप बाहर नहीं होती, होप अंदर होती है। स्पेशलिस्ट आखिरकार फुटेज रिकवर कर लेता है। ट्रिगर टीम और पुलिस साफ साफ देख लेते हैं कि जुनयोंग और नामगी के बीच कैसी भयानक टसल हुई थी। इसके बाद सोर्योंग डिटेक्टिव यू से चोहैवन के ट्रैवल रिकॉर्ड्स मांगती है, लेकिन यू जवाब देता है कि इस नाम से हाल के दिनों में कोई भी साउथ कोरिया आया या गया ही नहीं। गीहो बताता है कि मिनजन का पिता इंटरव्यू के लिए तैयार है। हांडू हिचकिचाता है क्योंकि मिनजन की माँ वही औरत है जिससे उसका सड़क पर झगड़ा हुआ था, लेकिन टीम दबाव डालकर उसे साथ ले जाती है। मिनगन के घर पहुंचते ही हांडू अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन माँ उसे पहचान लेती है और दोनों को बाहर निकाल देती है। जाते समय एक पड़ोसी हांडू से कुछ कहने लगता है, लेकिन फिर चुप हो जाता है। गीहो और हांडू ये निराशाजनक खबर टीम को देते हैं। टीम गुस्से में है, मगर हांडू उन्हें शांत करता है और जुनयोंग का वह वीडियो दिखाता है जो उसने चुपके से रिकॉर्ड किया था। फिर वह पड़ोसी की बात बताता है। फ्लैशबैक में दिखता है कि 4 साल पहले जुनयोंग का छोटा भाई बाथहट में मरा था और अफवाह थी कि जुनयोंग ने ही उसकी हत्या की थी। हांडू और गीहो लड़के की नैनी से मिलते हैं। नैनी बताती है कि असल में क्या हुआ था और कैसे जुनयोंग की माँ ने उसे पुलिस को सच बताने से रोका था। पहले वह डरती है, लेकिन हांडू उसे हिम्मत दिलाता है। इसके बाद जीहो और हांडू मिलकर ट्रिगर एपिसोड शूट और एडिट करते हैं। टीम को यह भी पता चलता है कि नामगी ने बच्चे की आंखें आग से बचाने के लिए अपने हाथों में थाम रखी थी। एपिसोड रिलीज होता है और डिटेक्टिव यू आखिरकार जुनयोंग को गिरफ्तार कर लेता है। जब उसे अस्पताल से बाहर लाया जाता है, सोर्योंग पूरा सीन रिकॉर्ड करती है। जुनयोंग की माँ उससे भिड़ जाती है। सोर्योंग एक और सीरियल किलर का जिक्र करती है जिसने अपनी ही माँ की हत्या की थी। यह सुनकर वह औरत टूट जाती है और कहती है कि वह अपने बेटे के साथ वाली गाड़ी में नहीं बैठेगी। ऑफिस में चीफ पार्क डेयंग गीहो को कंपनी कार्ड देता है जश्न के लिए। फिर वह होंग नाही से आर्काइव्स की चाबियां मांगता है। ना ही सोचती है कि क्या पार्क डेयंग को पता है कि उसने सोप ओपरा डिपार्टमेंट में राइटर की एप्लीकेशन डाल रखी है। हांडू फ्यूनरल पार्लर जाता है और नामगी के अंतिम संस्कार का खर्चा उठाता है। हॉल में बैठकर वह स्केचेस बनाता है नामगी, मिनजन और उन बिल्लियों के। सोर्योंग वहां पहुंचती है और स्केचेस देखकर चुपचाप हांडू को मैसेज करती है, क्या तुम्हें वो रीअश्योरेंस मिला जिसकी तलाश थी? इसी बीच हांडू सैलून जाता है और हेयर कट कराते हुए कहता है, कुछ अलग चाहिए। एपिसोड के अंत में पार्क डेयंग आर्काइव्स में किसी चीज को बेचैनी से ढूंढ रहा होता है। सोर्योंग
डेयंग अपनी डेस्क पर एक कागज देखती है जिस पर लिखा है कि हांडू ने उसके खिलाफ दर्ज पुलिस शिकायत वापस ले ली है। वह फिर से एक पुराना फोन और एक फोटोग्राफ निकालती है। तभी अचानक फोन पर नया नोटिफिकेशन आता है। डॉक्टर ट्रिगर ने एडल्ट्रेस की एक फोटो पोस्ट की है। वह कोई और नहीं बल्कि खुद सोरियोंग है। उसकी नींद में खींची गई नग्न तस्वीर। अनमास्क्ड एपिसोड 4 की शुरुआत होती है सोरियोंग से, जो रिपोर्टर्स की भीड़ से घिरी हुई है। सब उससे उस सेमी नूड फोटो के बारे में सवाल कर रहे हैं जो डॉक्टर ट्रिगर ने पोस्ट किया था। तभी हांडू नए हेयर कट के साथ आता है और अपनी अम्ब्रेला से रास्ता बनाते हुए सोरियोंग को क्राउड से बाहर निकालता है। सोरियोंग रिपोर्टर्स को सख्ती से जवाब देती है और ऑफिस के अंदर चली जाती है, जहां उसके लिए कोई इंतजार कर रहा है। दूसरे KNS न्यूज रूम में जिनवू अपनी कॉलीग येरिम से बात कर रहा है। वहीं येरिम जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था, वही दोनों पहले वीडियो में थे जो डॉक्टर ट्रिगर ने अपलोड किया था। जिनवू उससे पूछता है कि क्या उसने सोरियोंग की तस्वीर पोस्ट की थी, लेकिन येरिम साफ इनकार कर देती है। इस बीच टीम ट्रिगर चर्चा करती है कि हर जर्नलिस्ट जिसने चो हेवन से बात की उसे बाद में नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बावजूद सोरियोंग तय करती है कि वो हेवन से जरूर बात करेगी। हांडू कॉन्फ्रेंस रूम में हेवन के साथ इंतजार कर रहा होता है। हेवन अपनी रिंग गिराने का नाटक करती है और उठाते समय हांडू की थाई को छू लेती है। फिर उसका फोन भी उठाकर नंबर ले लेती है। कुछ देर बाद सोरियोंग हांडू से कहती है कि उसे हॉस्पिटल ले चले। वहाँ उसकी मुलाकात यूमी की माँ से होती है, जो अपने बीमार पति की देखभाल कर रही है। जब सोरियोंग मदद की पेशकश करती है, यूमी की माँ उन्हें जाने के लिए कह देती है। KNS में ऑडिटर्स जिनवू को पकड़कर प्रेसिडेंट खू और हुईवोन के पास ले जाते हैं, क्योंकि उसके कंप्यूटर में डॉक्टर ट्रिगर के फोटो और वीडियो मिले थे। जिनवू रो रो कर सफाई देता है कि वह डॉक्टर ट्रिगर नहीं है और उनसे मदद की भीख मांगता है। दूसरी तरफ पार्क डेयंग अपने पुराने सीनियर सेओंग शन से मिलता है, जो कभी ट्रिगर का चीफ था। वह उससे छा सियोंग वू केस के बारे में पूछता है। सियोंग शन बताता है कि वो लोग इस केस पर एपिसोड रिलीज करने ही वाले थे, लेकिन एक रात पहले उसका कॉलीग टेप लेकर भाग गया और वो कॉलीग कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट कू ही था। हांडू यूमी के मामले से अब भी परेशान है। वह फिर हॉस्पिटल जाता है और यूमी की माँ को बताता है कि कैसे उसके खुद के पिता ने उसका फिंगर काट दिया था और चाइल्ड अब्यूज इंसान की जिंदगी में हमेशा के लिए एक खालीपन छोड़ देता है। यूमी की माँ नोटपैड पर लिखकर बताती है कि अगर उसका पति मर गया तो यूमी खुद एक मर्डरर बन जाएगी, इसलिए वह उसे जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। KNS लौटते समय गी हो हांडू को घेर लेता है और कहता है कि सोरियोंग ने उसे नजरअंदाज करके हांडू को चुना है। गी हो चाहता है कि उसे भी पहचान मिले और वो हांडू को खुलेआम चैलेंज करता है। बाद में सोरियोंग जिनवू से रिवर साइड पर मिलती है। वह उसे डांटती है कि उसने उसकी तस्वीर ली और उसके गंदे कामों की वजह से उसके आर्टिकल्स की हर विक्टिम की जिंदगी तबाह हुई। वह रिश्ता तोड़ देती है। जिनवू बेशर्मी से उससे कहता है कि कंपनी को बता दे कि इसकी फोटोज की मर्जी से लिया गया था। वह रिंग के बारे में भी पूछता है। जवाब में सोरियोंग रिंग बॉक्स को जमीन पर फेंक देती है और गाड़ी से कुचल देती है। आखिरकार यूमी मिलने को तैयार होती है। वह बताती है कि एक बार वह प्रेग्नेंट हुई थी और बच्चा भी पैदा किया, लेकिन उसके पिता ने उसे मार डाला। तभी उसने ठान लिया था कि वह अपने पिता को मारेगी। यूमी की माँ की कहानियाँ सुनकर सोरियोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। फ्लैशबैक में छोटी सोरियोंग हॉस्पिटल आती है और अपनी माँ को देखती है। हमें बस खून से सनी टांगें दिखाई देती हैं, लेकिन साफ हो जाता है कि उसकी माँ की मौत हो गई थी। यूमी बताती है कि हांडू की वजह से उसका मन बदला। हांडू ने उसकी माँ का वो नोट उसे भेजा था जिसमें लिखा था कि वह नहीं चाहती थी कि यूमी एक मर्डर बने। माँ की राइटिंग देखकर यूमी ने लड़ने का फैसला किया। जिनवू रिजाइन कर देता है। बारिश में सोरियोंग प्रिजन से निकल रही होती है कि उसकी अम्ब्रेला हवा में उड़ जाती है। तभी हांडू आकर अपनी अम्ब्रेला उसके ऊपर कर देता है और बताता है कि यूमी का पिता मर चुका है। थोड़ी देर बाद यूमी की माँ जेल में उससे मिलने आती है और दोनों का इमोशनल रियूनियन होता है। उधर हांडू गाड़ी चला रहा है और सोरियोंग को कोल्ड हो गया है। वह दवाई लेने के लिए उतरता है, लेकिन तभी पास की अधूरी इमारत अचानक ढहने लगती है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है छा सुंग वुक के
पिता से। वो अपने घर के बाहर दीवारों पर लिखा हुआ ग्राफिटी देखते हैं। सीन कट होता है सोर्योंग और हैंडू पर, जो एक पुराने टूटे फूटे बिल्डिंग साइट पर खड़े हैं। अचानक डेमोलिशन के बीच इमारत गिरने लगती है। एक आदमी जो चंगदे इंडस्ट्रीज का है एक्सकवेटर चला रहा है। अफरा तफरी मच जाती है। भीड़ के बीच सोर्योंग और हैंडू एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक बस गिरी हुई इमारत के नीचे फंस जाती है और सोर्योंग पूरी जान लगाकर ड्राइवर को बचाने की कोशिश करती है। तभी फायर फाइटर्स और पैरामेडिक्स पहुंचते हैं। सोर्योंग की रिब्स टूट जाती हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जाते वक्त वह हैंडू को सख्ती से आदेश देती है कि वह यहीं रुके और फुटेज शूट करे, लेकिन हैंडू ज्यादा देर नहीं रुकता। प्रेस के और लोग आ जाते हैं और उसे लगता है अब उसकी जरूरत नहीं। वह हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहां सोर्योंग उसे फटकार लगाती है कि उसने अपना काम अधूरा छोड़ दिया। ऑफिस में गीहो बाकी टीम को खबर देता है। न्यूज चैनल्स पर बताया जा रहा है कि ये घटना 2004 के सन प्लाजा मॉल कोलैप्स जैसी है। फ्लैशबैक में हमें दिखता है एक महिला ड्राइवर बच्चों से भरी स्कूल बस चला रही है। उसके चेहरे पर चिंता है। अचानक वह इंटरसेक्शन पर शार्प टर्न लेती है और कुछ ही देर बाद जोरदार क्रैश की आवाज आती है। हॉस्पिटल में सोर्योंग को रात भर एडमिट रहना पड़ता है। इस बीच हांडू उसकी कार वॉश करवाने ले जाता है और कार में सन प्लाजा इंसिडेंट की कैजुअलिटीज लिस्ट मिलती है। वह हॉस्पिटल लौटकर सोर्योंग से सवाल करता है, लेकिन वह टाल देती है। हांडू को याद आता है कि उस हादसे में सिर्फ ड्राइवर योम मीजिन बची थी, जबकि इस बार कोलैप्स में सिर्फ बस ड्राइवर की मौत हुई है और बाकी सभी बच्चे बच गए। हांडू ठान लेता है कि वह इस बिल्डिंग कोलैप्स और सन प्लाजा इंसिडेंट की कड़ी खोजेगा, भले ही सोर्योंग उसे मना करती है। केएनएस ऑफिस में पता चलता है कि गायहो टीम की एक मेंबर को डेट कर रहा है। उधर ना ही चीफ पार्क से पूछती है कि वह केस फाइल्स में बार बार क्या ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बताते। थोड़ी देर बाद हैंडू ऑफिस पहुंचता है और अपने डेस्क पर सन प्लाजा की सारी फाइल्स पाता है। वह योम मीजिन का नंबर ढूंढता है, लेकिन असफल रहता है। जीआर कंपनी बात करने से इनकार कर देती है, तो हैंडू अपना पुराना डिलीवरी यूनिफॉर्म पहनकर जीआर बिल्डिंग जाता है। डिलीवरी का बहाना बनाकर वह जिमरान के ऑफिस तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स उसे बाहर फेंक देते हैं। इधर सोर्योंग हैंडराइटिंग एनालिस्ट से मिलती है। एनालिस्ट बताता है कि ग्राफिटी हैवॉन की राइटिंग से मैच नहीं करती, लेकिन हैंडराइटिंग किसी औरत की लगती है। तभी उसे हैंडू की हरकतों के बारे में कॉल मिलता है। जीआर के लॉयर्स चीफ पार्क यान सोर्योंग और हांडू से मिलते हैं। वे डील ऑफर करते हैं कि हांडू की गलतियां दबा दी जाएंगी अगर ट्रिगर बिल्डिंग कोलैप्स की जांच रोक दे। चीफ पार्क साफ मना कर देते हैं। बाहर आते ही हांडू को खूब सुननी पड़ती है और साथ चीफ पार्क साफ मना कर देते हैं। इस बीच नो चंगदे जीआर के साथ कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन करता है और फिर घर में फांसी लगाने की कोशिश करता है। गायहो और हांडू सही समय पर वहां पहुंचते हैं। दोनों पैनिक हो जाते हैं, लेकिन चंगदे दरवाजा खोल देता है। हांडू उसे समझाता है कि ट्रिगर उसके साथ है और उसे अपने बच्चों के सामने मजबूत खड़ा होना चाहिए। ऑफिस लौटकर गीहो और हैंडू में झगड़ा होता है। गीहो मानता है कि वह हैंडू से जेलस है। बाद में सोर्योंग उसे समझाती है कि उसने हैंडू को चुना क्योंकि वह फुल टाइम एम्प्लॉय है, जबकि गीहो कॉन्ट्रैक्ट पर है। अगर सोर्योंग को नौकरी से निकाला गया तो ट्रिगर टीम हांडू के सहारे चल सकती है। हांडू ये सुन लेता है और गुस्से में चला जाता है। गीहो माहौल हल्का करने के लिए दोनों को पब ले जाता है। ड्रिंक्स के बाद सोर्योंग पूछती है कि हांडू योम मीजिन को क्यों ढूंढ रहा है। हांडू कहता है कि वह जानना चाहता है कि उसने उस दिन बस का रूट क्यों बदला था। सोर्योंग सच बताती है योम मीजिन उसकी माँ थी। फ्लैशबैक दिखाता है उस दिन बस में बैठी प्रेग्नेंट टीचर को अचानक लेबर पेन हुआ। मीजिन रूट बदलकर हॉस्पिटल ले जा रही थी। बाद में हॉस्पिटल में जब सोर्योंग ने मीजिन से कहा कि सारे बच्चे और टीचर मर गए हैं, तो गिल्ट में मीजिन ने सुसाइड कर लिया, लेकिन वह सच जानने से पहले ही मर गई कि टीचर का बच्चा बच गया था। तभी हांडू को सोंगाई का कॉल आता है। वह बताती है कि जीआर का एक विसल ब्लोअर उससे मिलना चाहता है। हांडू पहुंचता है और वहां गम रैन का ड्राइवर मिलता है। वह बुरी तरह पीटा गया है, लेकिन हांडू को एक फ्लैश ड्राइव देता है जिसमें प्रूफ है वीडियोस जहां गम रैन मिनिस्टर की वाइफ के साथ कैश डील्स
और बिल्डिंग कोलैप्स की बातें कर रही है। शॉकिंगली हमें पता चलता है कि सोंगी वही बच्ची है, उस प्रेग्नेंट टीचर का बच्चा जो सालों पहले बच गया था। अब सोर्योंग हांडू का साथ देने का फैसला करती है। दोनों ग्यूमरेन का सामना करने पहुंचते हैं। बॉडीगार्ड्स को चीरते हुए सोर्योंग आगे बढ़ती है। उसी वक्त गीहो मिनिस्टर की वाइफ को भी वहां ले आता है, लंच इनविटेशन का झूठ बोलकर। सोर्योंग ग्यूमरेन की इंसल्टिंग ऑडियो क्लिप चलाती है जिसमें वह मिनिस्टर की वाइफ और बिल्डिंग इंसिडेंट पर बात कर रही होती है। मिनिस्टर की वाइफ गुस्से से भर उठती है और कहती है कि अब उसका पति इस मामले की जांच जरूर करेगा। ट्रिगर का नया एपिसोड ब्रॉडकास्ट होता है। इसे देखकर चंगडे खुद ट्रिगर को कॉल करता है और गवाही देने को तैयार हो जाता है, लेकिन तभी चीफ पार्क हैंडू पर टूट पड़ते हैं। वह बताते हैं कि ग्यूमरेन का ड्राइवर रिश्वत लेकर फायर्ड हो गया और हैंडू ने यह जांच तक नहीं की कि फुटेज असली था या डॉक्टर्ड। फिर उस बस ड्राइवर की विडो ट्रिगर ऑफिस में आती है और हैंडू और सोर्योंग को खरी खोटी सुनाती है। वह कहती है कि अब वह अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाएगी। एपिसोड का एंड इंटरकट होता है। सोर्योंग थेरेपी में अपने मन की बात कह रही है कि भले ही उसका काम कठिन और निर्दयी हो, लेकिन उसे अपनी टीम और खुद पर विश्वास है। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है एक यंग वुमन से जो स्विमिंग कर रही होती है। अचानक उसे लगता है स्टीम रूम से एक मैन उसे घूर रहा है। बाद में जब वो अपनी कार तक जाती है तो पाती है कि उसके टायर स्लैश्ड हैं। उधर टीम ट्रिगर अभी भी जीआर चॉफर वाले ब्राइबरी केस के फॉल आउट से जूझ रही है। उनका लीगल रैप यो युनचियोल आर्ग्यू करता है कि बाकी फुटेज जेन्युइन है। जीआर के लॉयर्स लगातार दबाव डालते हैं, लेकिन सोर्योंग और हैंडू काम रहते हैं। वो लोग ऑफिस लौटते हैं जहाँ एक ब्राइट नई राइटर आती है, पाक जिनमी। वही ना ही एब्सेंट है क्योंकि वो अपनी बीमार डॉटर की देखभाल कर रही है। सीन वापस उसी यंग वुमन पर आता है। उसका नाम है नामगा यॉन, जो मिडिल स्कूल टीचर है। उसे कुछ समय पहले थ्रेटनिंग लेटर मिला था और अब वो काफी परेशान है। एक मेल टीचर उससे बार बार सवाल करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है। गयोन पुलिस के पास जाती है जहाँ लेटर्स को मिलाकर लिखा निकलता है I'll kill you। वो पुलिस को बताती है कि उसे किस पर शक है, लेकिन पुलिस कहते हैं वो आदमी तो जेल में है और बाहर आकर उसे स्टॉक नहीं कर सकता। गयोन को हेलुसिनेशन होता है जैसे कोई सॉन्ग बज रहा है और वो डर जाती है। पार्किंग लॉट में कार की तरफ जाते समय वही मैन उसके पीछे आ जाता है। वो भागती है, बैग गिर जाता है और सामान बिखर जाता है। उस सामान में से वो आदमी एक रिंग बॉक्स उठा लेता है। दूसरी तरफ सोर्योंग को टैक्सी डैशकैम से ग्राफिटी कल्प्रिट की फुटेज मिलती है। उसमें ब्लैक रेनकोट और अम्ब्रेला लिए एक फिगर दिखता है और वो गायोन से मिलती है। सोर्योंग बताती है कि नाही ने उसे बुलाया और गायोन को ऑफिस ले आती है। नाही कन्विंस करती है चीफ पार्क को कि गायोन को सिक्योरिटी के लिए ऑफिस में रखा जाए। टीम पुराना फुटेज देखती है। उसमें दिखता है गायोन की शादी पर चोय होसेओंग घुस आया और गन से फायरिंग कर दी। गायोन का पति मारा गया और होसेओंग ने उसे पियानो के पास बिठाकर रखा जब तक पुलिस नहीं आई। सोर्योंग तुरंत इन्वेस्टिगेशन चाहती है, लेकिन हैंडू कॉशियस रहता है। सोर्योंग अकेली निकल जाती है। बाहर एक आदमी आर्मी जैकेट में गायोन की लोकेशन ट्रैक करता है। सोर्योंग पार्किंग लॉट स्टाफ से सीसीटीवी लेने की कोशिश करती है, लेकिन फेल होती है। गायोन की कार चेक करते समय उसे जीपीएस ट्रैकर मिलता है। हांडू वहां पहुंचकर उसे ज्वाइन करता है। दोनों ट्रैकर वहीं छोड़ देते हैं ताकि कल्प्रिट फंस जाए। फिर सोर्योंग स्विमिंग क्लब जाती है, लेकिन रिजेक्ट कर दी जाती है। हांडू सामने के सेक्स टॉय शॉप का सीसीटीवी नोटिस करता है। शॉपकीपर डील करता है कि फुटेज तभी देगा अगर हांडू सबसे एक्सपेंसिव आइटम खरीदे। हांडू मजबूरी में प्रेसिडेंट कू के कार्ड से बॉन्डेज सेट खरीद लेता है और फुटेज ले आता है। वर्दी जिसमें एक आदमी गायोन की कार के पास घूम रहा है। चीफ पार्क बताता है कि प्रोसिक्यूटर ने कंफर्म करने से मना कर दिया कि होसेओंग प्रिजन में है या नहीं। गायोन को खुद चेक करना होगा। इसी बीच गायोन ना ही से एडमिट करती है कि वो किसी से प्यार करती थी और एंगेज्ड भी थी। डर की वजह से रिश्ता तोड़ दिया। ना ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और सोर्योंग से वेंट करती है। टीम को युनचोल से कंफर्मेशन
मिलता है कि हो स्योंग प्रिजन में नहीं है, बल्कि उसे साइकेट्रिक हॉस्पिटल भेजा गया था क्योंकि उसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। उसकी फोटो भी दिखाई जाती है और साफ पता चलता है कि सीसीटीवी वाला आदमी कोई और है। सोर्योंग डिसाइड करती है कि गायोन उसके घर पर रुकेगी। हांडू अपना बॉन्डेज सेट यून ब्योंगन को बेच देता है। बाहर लिफ्ट में उसकी मुलाकात प्रेसिडेंट खू से होती है। खू पूछता है कि छा सुंगुक वाले केस की जानकारी मिली या डील से पीछे हट रहा है। हांडू कहता है कि वो इसी बारे में बात करने ही जा रहा था। साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में हो सुंगुक की डुअल पर्सनैलिटीज दिखती हैं। उनमें से एक आइस से गायोन का रिंग निकालता है। उधर वही मेल टीचर सोर्योंग से मिलता है और कहता है कि वो गायोन का फियांसे है। वो उसे फ्लावर्स देता है और कहता है गायोन तक पहुंचा दे। सोर्योंग घर लौटती है तो हैंडू ऑलरेडी वहाँ मौजूद है। वो कहता है कि गीहो का कॉल आया था कि सोर्योंग को उसकी जरूरत है। सोर्योंग कहती है ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों बैट्स लेकर ऊपर जाते हैं और दरवाजा खोलते हैं तो सामने गायोंग और नाही का सरप्राइज बर्थडे पार्टी निकलता है सोर्योंग के लिए। थोड़ी देर में चीफ पार्क और सोंगाई भी पहुंचते हैं। सब डिनर साथ करते हैं और गायोंग कहती है कि यह टीम फैमिली जैसी लगती है। बाद में सोर्योंग अकेले में गायोंग को फ्लावर्स देती है। डिनर खत्म होने के बाद सब चले जाते हैं और चीफ पार्क एक ग्रुप सेल्फी लेता है। सोर्योंग सोंग ई को ग्राफिटी कल्प्रिट वाली फुटेज देती है और इन्वेस्टिगेशन करने को कहती है। हांडू वहीं रुक जाता है और सोर्योंग से अकेले में कन्फेस करता है कि वही डॉक्टर ट्रिगर है। और यहीं खत्म होता है अनमास्क का सीजन 1 पार्ट 1। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।